Yesterday we started with the topic of biodiversity. हमने basically cover कर लिए थे classification वाला जो पूरा section है. We've covered that of this chapter. We talked about the taxonomy, the hierarchies of classification, how species are classified all the way from domain down to species. Then we discussed the three domains, archaea, bacteria, and eukarya. And then in the eukaryotic domain, we talk about the four eukaryotic kingdoms and the prokaryotic kingdoms, उनकी जो unique qualities हैं, features हैं, characteristics हैं, we talked about those. We then went on to talk about endangerment and extinction, and I asked you guys to go over the endangerment का reading material. So basically, endangerment and extinction के reasons हमने discuss किए थे that endangerment and extinction are majorly because of the loss of habitat. It's because of climate change that's happening, invasion of alien species, then overexploitation and unsustainable use of resources. All of that we talked about in yesterday's class. So we covered the section of endangerment and extinction yesterday. Today, we will be delving into the different definitions that we need to understand as part of this topic. And we will be talking about why is there a need to maintain diversity, and we might as well jump into processes through which we are trying to maintain and move towards a more sustainably maintained diverse ecosystem or biodiversity. अच्छा जी. सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो हम बायोडाइवर्सिटी की अंडरस्टैंड करते हैं. बायोडाइवर्सिटी सिंपली इज अबाउट द वेराइटी ऑफ स्पीसीज दैट एग्जिस्ट ऑन प्लैनेट. ठीक है. अगर हम पूरे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो उसको हम सिंपली ऐसे डिफाइन करेंगे दैट इट इज द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज लिविंग ऑन द प्लैनेट. या अगर हम एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम की, स्पेसिफिक एरिया की, स्पेसिफिक हैबिटेट की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हम ये उसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे दैट the variety of plant and animal species in a particular area, in a particular habitat, that is the biodiversity of that particular area. कितनी वैरायटी है वो बेसिकली डिनोट करती है किसी जगह की बायोडाइवर्सिटी को. The definition that I've written in red is the definition that you guys have in your textbooks that says that the variety of ecosystems and species in an area and the genetic diversity within each species. इसको अगर हम डिकोड करें तो इसका सिंपली मतलब ये है कि हमारे पास कितने डिफरेंट तरह के इकोसिस्टम्स हैं. इकोसिस्टम क्या होता है वो अभी हम नेक्स्ट बिल्कुल डिस्कस करेंगे. इकोसिस्टम्स कितने सारे हैं, कितनी डाइवर्स वैरायटी है हमारे पास इकोसिस्टम्स की, कितनी डिफरेंट तरह की स्पीसीज है, और उन पर्टिकुलर स्पीसीज को भी अगर हम देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन स्पीसीज की बात करें तो उस पर्टिकुलर स्पीसी में भी कितनी डाइवर्स तरह की पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है. हमारे पास विद इन अ स्पीसी कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी डिफरेंट तरह की एलील्स हैं, कितनी डिफरेंट तरह के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस हैं, ये सारी चीजें आर पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज, एंड विद इन स्पीसीज कितनी जेनेटिक वेराइटी है, कितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ये कंबाइन होकर हमें किसी चीज का, किसी स्पीसी का या किसी एरिया का या पूरे प्लानिट का बायोडाइवर्सिटी की पिक्चर हमें बताते हैं. Any questions about understanding biodiversity? Then if we talk about species, this is something that we also discussed in selection evolution. ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि स्पीसी जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि हमारे पास कितनी वैरायटी ऑफ एलील्स हैं, या कितना क्या कहते हैं हमारे पास डाइवर्सिटी है एक पर्टिकुलर स्पीसीज के जीनोम में. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सारे ह्यूमंस के जीनोम को देखें तो डेफिनेटली हमारे पास इन टोटालिटी ऑफ द ह्यूमन जीनोम हर जीन की कोई एक एलील तो होगी नहीं, मल्टीपल डिफरेंट एलील्स होंगी. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी टेल्स अस दैट कितनी ज्यादा जेनेटिक वेराइटी है, कितनी डिफरेंट तरह की एलील्स हैं ऑफ द जीन्स इन द जीनोम ऑफ द स्पीसीज. मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ. सो जेनेटिक डाइवर्सिटी basically is all the alleles, all the different alleles all the genes in the genome of species.
तो कितनी ज्यादा हमारे पास जेनेटिक लेवल पर डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट है, डिफरेंट जीनोटाइप्स की पॉसिबिलिटी, और उन जीनोटाइप्स से कितनी ज्यादा डिफरेंट फिनोटाइप्स की पॉसिबिलिटी है. दैट वेराइटी इज बेसिकली द जेनेटिक डाइवर्सिटी. इज दिस क्लियर नाउ, अमर? Now when we talk about species, species को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, उनके हिस्टोरिकली डिफरेंट डेफिनेशंस थी, बट अब कलेक्टिवली यूनानिमसली सारे साइंटिस्ट, सारे बायोलॉजिस्ट एग्री करते हैं दैट स्पीसी की जो गोल्ड स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद सिमिलर फीचर्स एंड द एबिलिटी टू इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो सिमिलर दिखाई देते हैं. सिमिलर और सेम में फर्क होता है. सिमिलर एंड सेम डू नॉट मीन द सेम थिंग. अगर हम ह्यूमंस की बात करें, इफ वी लुक एट टू ह्यूमंस, दे वोंट बी आइडेंटिकल, दे वोंट बी सेम, लेकिन उनकी स्ट्रक्चरल लेवल पर या उनकी क्या कहते हैं फिजियोलॉजिकल लेवल पर कुछ सिमिलैरिटीज होंगी. आइडेंटिकल नहीं होते. स्पीसीज को अगर अगर हम दो मेंबर्स या तीन मेंबर्स ऑफ स्पीसीज को देखें, वो विजुअली शायद डिफरेंट लगते हो, उनका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन शायद डिफरेंट हो, बट कहीं ना कहीं मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली का मतलब उनकी जो फिजिकल फ्रेमवर्क है या उनका जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें सिमिलैरिटीज होंगी. और सिर्फ सिमिलर फीचर्स होना ही किसी दो ऑर्गेनिजम्स को सेम स्पीसीज की कैटेगरी में नहीं डालता. बट अगर वो दो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं, यानी रिप्रोडक्टिवली दे आर कंपैटिबल, एंड उनकी मेटिंग से अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसे ऑफस्प्रिंग्स जो फर्दर मेट करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं, तो फिर वो दो जो हमने क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किए, दे बिलोंग टू द सेम स्पीसीज. So a group of organisms with similar features and the ability to mate or interbreed to produce fertile offsprings is the biological species concept, which is considered to be the gold standard to categorize two organisms or more than two organisms in the same species section. एक और तरीका जो प्रीवियसली क्या कहते हैं यूज होता था, अभी भी यूज होता है, बट अगेन इट इज नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड. गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे पास यही है कि अगर दो स्पीसीज हैं, दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में सिमिलर दिखाई देती हैं और वो आपस में मेट करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो स्पीसीज होंगे. हाउएवर समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल to check this interbreeding and production of fertile offsprings. तो इन दैट केस अगर हमें जल्दी से क्या कहते हैं फिगर आउट करना है कि जो दो ऑर्गेनिजम्स हमारे सामने हैं वेदर दे आर द सेम स्पीसी और नॉट, तो इसका आसान तरीका ये है कि हम उनकी जो सिमिलैरिटीज हैं इन देयर एनाटॉमिकल अपीयरेंसेस, उनकी जो फिजिकल फीचर्स हैं, उनकी जो एनाटॉमिकल फीचर्स हैं, उनका जो बॉडी फ्रेमवर्क है, अगर वो सिमिलर है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, हम उनको कह सकते हैं दैट दे बिलोंग टू द सेम स्पीसीज. इसको मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट भी बुलाया जाता है. मॉर्फोलॉजी इज बेसिकली आवर फिजिकल फ्रेमवर्क. हम क्या हमारा जो क्या कहते हैं किस तरह से हमारी बोन्स किस तरह से आपस में ऑर्गेनाइज्ड है, हमारा सेल किस तरह से आपस में ऑर्गेनाइज्ड है, ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली द पार्ट ऑफ आवर एनाटॉमी और आवर मॉर्फोलॉजी. ठीक है, अब हम आ जाते हैं इकोसिस्टम पे. व्हाट इज एन इकोसिस्टम? Ecosystem is defined as a relatively self-contained interacting community of living organisms and the environment in which they live and with which they interact. अब ये सुनने में थोड़ी सी confusing, complicated और बहुत ज्यादा complex definition लगती है, बट अगर हम इसको break कर दें तीन parts में, a relatively self-contained interacting community of living organisms and the environment, इन तीनों चीजों की सिग्निफिकेंस को समझना जरूरी है. अगर ये सिग्निफिकेंस समझ आ जाएगी आपको इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. रिलेटिवली सेल्फ कंटेन्ड का क्या मतलब है? एक इकोसिस्टम ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है. इकोसिस्टम क्या होता है? हमारे पास एक लार्ज एरिया जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरह के पाए जाते हैं और उनके पास जितनी भी इन्वायरमेंटल नीड्स फॉर सर्वाइवल है वो भी उस इकोसिस्टम में प्रेजेंट हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम.
Why is it an ecosystem? It is an ecosystem because फॉरेस्ट में कोई एक स्पीसी नहीं रहती, फॉरेस्ट में मल्टीपल तरह की स्पीसीज रहती हैं, डिफरेंट तरह की स्पीसीज रहती हैं। वहां पे फॉक्सेस हो सकते हैं, लायंस हो सकते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स भी बहुत तरह के हो सकते हैं, हमारे पास कार्निवोर्स हो सकते हैं, ओमनिवोर्स हो सकते हैं, हर्बीवोर्स हो सकते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत तरह के होंगे। एंड देन हमारे पास उन उस फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि एयर हो गया, वाटर हो गया, हमारे पास सनलाइट हो गई, वो सारी चीजें जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो तमाम नॉन लिविंग फैक्टर्स जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी उस इकोसिस्टम में प्रेजेंट होंगे। एंड डेफिनेटली वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे होंगे और वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे होंगे। किस तरह से? हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर? दे कैन इंटरैक्ट वाया मीटिंग, दे कैन इंटरैक्ट वाया प्रेडेशन। इवन अगर प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप है, वो भी एक तरह की इंटरैक्शन है। So within an ecosystem, the living organisms are interacting by the means of predation, by the means of mating. They are interacting mutualistically. उनका कोई symbiotic relationship होता है, एक living organisms दूसरे को क्या कहते हैं, कोई फायदा पहुंचा रहा है और उसके बदले में उससे कोई फायदा ले रहा है। तो हमारे पास म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप्स के थ्रू भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट में के साथ कैसे इंटरैक्ट करें? इन्वायरमेंट में जो पानी है उसको पीना, या इन्वायरमेंट में क्या कहते हैं, जो ऑक्सीजन है उसको ब्रीथ इन करना, जो एयर है उसको यूटिलाइज करना, ये क्या कहते हैं, इंटरैक्शन विद द इन्वायरमेंट है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग थिंग होती है एक इकोसिस्टम की, उसको हम बुलाते हैं बायोटिक फैक्टर्स। और हमारे पास जो नॉन लिविंग एस्पेक्ट होता है इकोसिस्टम का, उसको हम बुलाते हैं एबायोटिक। ना, ये समझ आ गया कि हमारे पास इंटरैक्शन किस तरह से हो रही होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आपस में, और किस तरह से उनकी इंटरैक्शन हो रही होती है अपनी इन्वायरमेंट के साथ। जो पहली स्टेटमेंट है, रिलेटिवली सेल्फ कंटेन, कैन एनी वन ऑफ यू ट्राई टू आंसर इट, कि हमारे पास रिलेटिवली सेल्फ कंटेन से क्या समझ आ रहा है? इफ आई मेक इट इजियर एंड गिव यू गाइस अ हिंट, सेल्फ सफिशिएंट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ सफिशिएंट? एग्जैक्टली। हमारे पास एक इकोसिस्टम में जितनी भी लाइफ है, एक इकोसिस्टम का जो इन्वायरमेंट है, एक इकोसिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको वो किसी और इकोसिस्टम पर रिलाई नहीं करता। एक फॉरेस्ट के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किसी और इकोसिस्टम में जाके खाना नहीं ढूंढेंगे, वो किसी और इकोसिस्टम में जाके हवा नहीं ढूंढेंगे, वो किसी और इकोसिस्टम में जाके पानी नहीं ढूंढेंगे। तो हमारे पास रिलेटिवली सेल्फ कंटेन्ड का मतलब ये है कि एक इकोसिस्टम जो होता है ना, इट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, एंड उसका एक अपना एनर्जी फ्लो होता है। हर इकोसिस्टम में जो फूड वेब्स हैं, फूड चेन्स हैं, वो सब एग्जिस्ट करता है। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं विद इन दैट इकोसिस्टम, उनको जो भी चीज की जरूरत है, हवा की, पानी की, फूड की, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, वो सब विद इन दैट इकोसिस्टम प्रेजेंट है। सो रिलेटिवली सेल्फ कंटेन का मतलब ये है कि हमारे पास जो इकोसिस्टम है, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने की सलाहियत या कैपेसिटी रखता है। इज दिस क्लियर? आर दीज 3 पॉइंट्स इन द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम क्लियर? अब हम आ जाते हैं कम्युनिटी पे। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, भले वो डिफरेंट स्पीसीज के हो, कलेक्टिवली अगर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, वो एक कम्युनिटी कहलाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लुक एट अ नेशन, अगर हम एक नेशन की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हो सकते हैं, डिफरेंट सेक्ट्स के लोग हो सकते हैं, बट इफ दे आर एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम इन अ सेट इन्वायरमेंट, इन अ सेट एरिया, इन अ गिवन एरिया, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट सेक्ट्स के लोग आपस में रह रहे हैं, so they are forming a community. So all of the living organisms of all species that are found in a particular ecosystem at a particular time form a community. Okay. Yes, Amar, is there a question? Yes, can you explain biotic or abiotic again? बायोटिक और एबायोटिक की समझ आया। अच्छा, बायोटिक का मतलब हमारे पास एक इकोसिस्टम में ना दो फैक्टर्स होते हैं।
ठीक है। इकोसिस्टम को अगर हम लार्जली कैटेगराइज करें, सो इकोसिस्टम के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है बायोटिक एस्पेक्ट, एक होता है एबायोटिक एस्पेक्ट। बायोटिक का मतलब ये होता है लिविंग। जितनी भी लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, एनीथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी लिविंग, दैट इज बायोटिक। एंड एबायोटिक का क्या मतलब है? उसका ऑपोजिट, नॉन लिविंग। एनीथिंग दैट इज नॉट लिविंग इज द एबायोटिक पार्ट। एक इकोसिस्टम में बायोटिक पार्ट क्या होगा? उसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट से लेके हर्बीवोर्स, ऑमनीवोर्स, कार्निवोर्स, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इकोसिस्टम का जो बायोटिक पार्ट है, दैट रेफर्स टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद इन इट। एबायोटिक पार्ट क्या होता है? जो नॉन लिविंग एस्पेक्ट होता है। नॉन लिविंग एस्पेक्ट में आपका आ जाता है वाटर, एयर, मिनरल्स, आपके क्या कहते हैं, सनलाइट, ये सब नॉन लिविंग पार्ट है। वाटर के बगैर लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती, सनलाइट के बगैर लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती, बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन अगर नहीं होगा तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो पूरी फूड चेन नहीं चल पाएगी। फिर हमारे पास अगर एयर की बात करें, अगर एयर को आप किसी भी इकोसिस्टम से निकाल दो, लाइफ सस्टेन नहीं हो पाएगी। सो एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाता है सनलाइट, वाटर, air, minerals, all the stuff that is not living in nature but is important for the sustenance of life, that is the abiotic part. And the biotic part of the ecosystem is basically the living organisms. All the living organisms that are present in that ecosystem. ठीक है। किसी को सेल्फ कंटेन वाली बात समझ गए? अच्छा, सेल्फ कंटेन का क्या मतलब है? एक पूरा इकोसिस्टम को अगर हम देखें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की अगर हम बात करें या मरीन इकोसिस्टम की हम बात करें, जो मरीन इकोसिस्टम है, that does not depend on the forest ecosystem. The forest ecosystem does not depend on the marine ecosystem. हमारे पास एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम सेल्फ सफिशिएंट होता है, उसके अंदर अपना एनर्जी फ्लो, अपना फूड चेन, अपनी फूड वेब्स हो रही होती हैं, उसके पास तमाम वो फैक्टर्स जो उसकी सस्टेनेंस के लिए रिक्वायर्ड है, they are present within that ecosystem. So one ecosystem does not usually or largely rely on another ecosystem. This is what it means for an ecosystem to be relatively self-contained. ठीक है? All the queries regarding this is clear? Are clear? Okay. कम्युनिटी समझ आ गई? दैट कम्युनिटी में हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने सारे ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर जगह पे हैं। अगर मैं कहूँ कि 5,000 स्क्वायर यार्ड्स में या 50,000 स्क्वायर यार्ड्स में जितने भी किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, भले वो कैट्स हो, डॉग्स हो, ह्यूमंस हो, लेकिन 50,000 स्क्वायर यार्ड्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, वो एक कम्युनिटी बना रहे हैं। दैट इज कम्युनिटी। All living organisms of all species that are found in a particular ecosystem at a particular time make up the community of that ecosystem. So अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, जिराफ्स हो गए, लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, मंकीज हो गए, क्या कहते हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी फॉरेस्ट में पाए जाते होंगे, वो कलेक्टिवली उस इकोसिस्टम की कम्युनिटी बना रहा है। इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी क्लियर? या बेसिकली ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं वो कलेक्टिवली कम्युनिटी बना रहे होते हैं। Now habitat is very easy to understand. It is a place where an organism lives. तो एक ऑर्गेनिज्म जहां रह रहा है या एक कम्युनिटी जहां पे रह रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं, जो कम्युनिटी है फॉरेस्ट के अंदर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर, उनका हैबिटेट क्या है? तो आप लोग मुझे बोलोगे कि उनका हैबिटेट फॉरेस्ट है। सो हमारे पास वो जगह जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है, कोई भी कम्युनिटी रह रही है, कोई भी पॉपुलेशन रह रही है, वो जगह जहां पर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो जगह उनका हैबिटेट होती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? कम्युनिटी में हम बात कर रहे होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो किसी भी स्पीसीज से बिलोंग करते हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कलेक्टिवली हमारे पास क्या कहते हैं, कम्युनिटी बना रहे होते हैं। ठीक है। हमारे पास जो पॉपुलेशन है,
पॉपुलेशन जो है उसमें हम बात कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर स्पीसी के, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं at a given area at a given time, that is the population of that species. कम्युनिटी में हम सबको इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, सबको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, बट हम जब पॉपुलेशन की बात कर रहे होते हैं, पॉपुलेशन इज मोर प्रिसाइज, इट इज मोर स्पेसिफिक। हम उसमें एक स्पीसी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं एट अ गिवन एरिया, इन अ गिवन एरिया, एट अ गिवन टाइम, उनकी बात कर रहे होते हैं। सो इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन क्लियर? इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि कम्युनिटी इज कलेक्टिव, कम्युनिटी में हम सबको कलेक्ट कर लेते हैं, इट इज अ कलेक्टिव अप्रोच। पॉपुलेशन इज अ प्रिसाइज और अ स्पेसिफिक अप्रोच। ठीक है, I'll go through the chat box to see if there is any question. कम्युनिटी में हमारे पास हम सारे ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑल स्पीसीज को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्या कहते हैं, अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं तो उस कम्युनिटी में कितने मंकीज हैं, कितने जिराफ्स हैं, कितने लायंस हैं, कितने टाइगर्स हैं, मैं उन सबको कैलकुलेट करूंगी तो वो मेरी कम्युनिटी बनेगी। बट पॉपुलेशन में मैं एक स्पेसिफिक स्पीसी के ऑर्गेनिजम्स को कैलकुलेट करूंगी। यानी कि अगर मुझे पॉपुलेशन बतानी है तो मैं पॉपुलेशन ऑफ जिराफ्स बताऊंगी, पॉपुलेशन ऑफ लायंस बताऊंगी, पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स बताऊंगी। So population is the group of how many organisms are present in one particular species. Community is a collective counting of all the organisms regardless of what species they belong from in a particular ecosystem. It's all right. What's the difference between habitat and ecosystem? अच्छा, हमारे पास ecosystem एक बहुत broad terminology होती है। ठीक है, ecosystem is very large। ये पूरा जो हमारे पास सिस्टम होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मंकी जो है वो एक ट्री में रहता है, तो वो जो ट्री है वो उसका हैबिटेट है। सो द इकोसिस्टम इज द फॉरेस्ट, द हैबिटेट इज द ट्री। पर जो जिराफ है वो ट्री पर नहीं रह रहा, so the tree cannot be the habitat of the giraffe. So although the monkey and the giraffe are in the same ecosystem, their habitat, the place where they are living, can be different. So it's like ecosystem का part होता है habitat. Ecosystem is like a large system और उसमें हमारे पास जो habitat है वो एक specific place होती है जहाँ पे एक organism या एक community रह रही होती है। So ecosystem you can say is the universal, और उसके अंदर एक सबसेट होता है हैबिटेट का। इज दिस क्लियर टू ऑल? कि हाउ कभी कभार इकोसिस्टम एंड हैबिटेट कैन बी द सेम, कभी कभार दे कैन बी डिफरेंट, इट डिपेंड्स ऑन द केस दैट वी आर स्टडीइंग। ओके, नाउ I think so we have done almost all the definitions. नीश, हमारे पास नीश भी एक चीज होती है। व्हाट इज नीश? नीश एक टर्म शायद आप लोगों ने सुनी भी हो अपनी डे टू डे लाइफ में, बट नीश इज बेसिकली the role or the function of an organism in an ecosystem. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर ऑर्गेनिज्म का ना अपने इकोसिस्टम में, वो जिस एरिया में रह रहा है वहां पर उसका एक रोल होगा, एक फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स का क्या रोल है? प्लांट्स का रोल है प्रोड्यूसर्स होने का। प्लांट से हमारी फूड चेन स्टार्ट होती है। सो प्लांट्स का क्या रोल होगा इकोसिस्टम में? उनका रोल होगा प्रोड्यूसर्स का। अगर हम बात करें जो हमारे वो होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स का अपना एक यूनिक रोल है। अगर हम दुनिया से डिकम्पोजर्स हटा दें तो डिकम्पोजर्स अगर हट जाएंगे तो हमारे पास नेचुरल बायोडिग्रेशन जो होती है, हमारे पास जब एनिमल्स एंड प्लांट्स व्हेन दे डाई, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स लॉक्ड है वो अनलॉक नहीं हो पाएंगे या वो एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं हो पाएंगे अगर डिकम्पोजर्स को हम इरेडिकेट कर दें इकोसिस्टम से या इरेडिकेट कर दें दुनिया से। तो हर ऑर्गेनिज्म अपने इकोसिस्टम में, अपनी फूड चेन में, अपने फूड वेब में एक यूनिक रोल प्ले कर रहा होता है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं होता कि वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, कोई उसका फंक्शन नहीं है अपने इकोसिस्टम में। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ यूनिक रोल, अ यूनिक फंक्शन इन इट्स ओन इकोसिस्टम। इज दिस क्लियर?
Any questions?